आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्यूटीफुल से सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी इन्हीं की वॉइस में है और इस सक्सेस स्टोरी को सुनते वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज इस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी बताई है कि कैसे इन्होंने मैनिफेस्टेशन को समझा, अप्लाई किया एंड देन मैनिफेस्टेशन हुई। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, बस इसे समझकर अप्लाई करना होता है। इनकी लाइफ में इन्होंने इतने स्ट्रगल के बावजूद अपनी मैरिज मैनिफेस्ट की। इस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस का मात्र 10% बताया है। इनके पूरे फैमिली वाले इनके खिलाफ थे, बहुत वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस थे। इनके घर वालों ने इनकी बिना मर्जी के उधार लेकर इनकी शादी कराई थी। अब ऐसी सिचुएशन से निकल के इन्होंने अपनी डिज़ायर्ड मैरिज कैसे मैनिफेस्ट की, यही इन्होंने अपनी जर्नी बताई है। हेलो हर्ष भाई, राधे राधे। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इससे शायद बहुत लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इसलिए मैं पूरी डिटेलिंग में मैंने क्या किया, कैसे किया, कैसा फील किया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगी। और सबसे पहले भाई को बहुत सारा थैंक यू, बहुत 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 सारा थैंक यू भाई। मैं आपका जितना भी शुक्रगुजार करूं उतना कम है। लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया है, मुझे ऐसा रास्ता दिखाया, मुझे सपोर्ट किया। तो उसके लिए मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ वो भी कम है भाई। आपका बहुत 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 थैंक यू। आप बेस्ट हो, आप किंग हो, आप किसी की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो। और मैं भाई को इतना सारा थैंक यू क्यों बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के पता चलेगा आप सबको। और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये सब कुछ ध्यान से सुने, शायद आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो मैं शुरू से अपनी सारी स्टोरी बताना चाहती हूँ। पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती, बट मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। और मैं सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा था। और ये लॉकडाउन के समय से मैं इस जर्नी पे हूँ। जर्नी नहीं बोल सकती, बस मैं वीडियो देखा करती थी और सोचती थी ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, मुझे तो अलादीन का चिराग मिल गया है, मैं कुछ भी पा सकती हूँ, जब चाहूँ तब मैं पा सकती हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उस टाइम पे मैं इस जर्नी पे चल रही थी। कभी कभी ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेती थी, कभी ग्रेटिट्यूड लिख लेती थी, कभी कोई 555, कभी 333 टेक्निक ये सब कर लिया करती थी। पर मैं कंटिन्यू कुछ भी नहीं कर पाती थी, ना तो पॉजिटिव रह पाती थी, ना खुश रह पाती थी। उस पर तो बस प्रेशर रहता है ना कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। पर किसी की ज़िंदगी पे इतने सारे कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हम नहीं रह पाते हैं हैप्पी, हम नहीं रह पाते हैं खुश, पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, सामने देखकर नहीं रह पाते हैं हम। तो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा उस टाइम पे तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको धीरे धीरे करके उनकी बीमारी बढ़ती गई। मैं वो सब चीज़ को डिटेल में नहीं बोलना चाहती हूँ, पर ऐसा हो गया। तो मुझे लगता था मैं जब चाहे तब सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। और बाकी कोशिश तो करी हमने, पर मुझे इतने अच्छे से नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। और मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मेरे 2 बच्चे भी हैं। और मेरी एज अभी उस टाइम पे 32 थी, आज 33 है। और पहले तो मेरे ससुराल वाले सब थोड़ी सपोर्ट कर रहे थे, अच्छे से थे और थोड़ी बहुत फेवर भी करते थे। धीरे धीरे करके मैंने ही अपने सारे सर्कमटेंस को अपने अपोजिट कर लिया। मतलब मेरे फैमिली वाले मेरा सपोर्ट करते थे, पर क्या है ना, कहने का होता है ना कि अरे सब 4 दिन के लिए तो करते हैं, बाद में कोई सपोर्ट नहीं करता। मेरे देवर थे, वो लोग कर रहे थे, थोड़ी बहुत करते थे, उतना अच्छे से तो नहीं पर कहा करते थे।
तो बस मैं ही सबसे बोल बोल के अभी ना कर रहे हैं, अभी जब उनकी शादी हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता। मैं कोई भी मेरे से कुछ भी पूछता था ना, मैं यही बोलती थी। और धीरे धीरे करके 2-3 महीने के अंदर सब कुछ वैसा ही हो गया। तो हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे ना, हम जिसके बारे में जैसा अजम्पशन रखेंगे, वो सामने वाला इंसान हमारे लिए वैसा ही हो जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, खुद देखा है मैंने ये चीज़ को होते हुए। तो जिसके बारे में हम जैसा सोच रखेंगे, चाहे वो किसी सिचुएशन के बारे में हो या किसी इंसान के बारे में, वो ऐसा ही हो जाता है। उसके बाद मेरे कोई इनकम का सोर्स नहीं था और मेरी लिमिटिंग बिलीव्स थी कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिलेगा। और मैं कभी कोई जॉब के लिए ट्राई भी करने के लिए जाती थी तो लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे, अकेली समझ के कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो लोग पहले फ़ायदा उठाने का कोशिश करते, पर उसकी वजह से मैं ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। और ये सारी चीज़ें देखकर मेरे मम्मी पापा मेरी सेकेंड मैरिज करना चाहते थे, पर मैं उस टाइम पे बिल्कुल राज़ी नहीं थी, ना तो मैं तैयार थी करने के लिए। तो हमने शादी.com, शादी जीवन साथी पे, इस पे हमने आईडी बनाई और ऐसे ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ा कि ये सब मैं टीवी में, क्राइम पेट्रोल में, ये सब में देखा करती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग रियल में भी होते हैं। इस तरह के लोगों से पाला पड़ा हमारा, पर उस पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर मेरी मम्मी का ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो मेरी मम्मी तो पहले बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड की जैसी थी मेरी माँ, पर मैंने मेरी मम्मी के बारे में भी जैसे मेरी मम्मी शादी के लिए मेरे को दबाव डाल रही थी ना, तो धीरे धीरे करके मैं जब भी अपनी बहन से बात करती थी, मम्मी ऐसा बोल रही है, मम्मी नहीं मानेगी, मम्मी तो ज़बरदस्ती शादी करा के रहेगी, मम्मी जिससे चाहेगी उससे, जिससे पाएगी उससे करा देगी शादी, वो नहीं देखेगी कि सामने वाला कैसा है क्या है। ऐसे बोल बोल के मैं अपनी मम्मी को अपने इतने अपोजिट कर दी, इतना ज़्यादा मेरी मम्मी का मेरे साथ रिश्ता ख़राब हो गया। वो भी मैंने ही क्रिएट किया था, मैं इसकी भी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने ही क्रिएट किया था ये सारी चीज़ें। धीरे धीरे करते करते इतना बढ़ गया कि मेरी मम्मा मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मम्मा, एक घर में रहना मुश्किल हो गया था। मैं मेरे मायके में आके रहने लगी। मेरे ससुराल वाले कोई भी जिम्मेदारी मेरे बच्चों की नहीं उठा रहे थे, तो फिर मैं अपने ससुराल से मायके में आके रहने लगी थी। तो वहाँ पे मेरी मम्मी देख देख के और भी ज़्यादा, और मेरा कोई भाई नहीं था और मेरे मम्मी पापा का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरा भी कोई इनकम का सोर्स नहीं था। मैंने बहुत ट्राई भी किया, लेकिन मेरी मम्मी चाहती थी बस तो शादी हो जाए, शादी हो जाए, रहने नहीं दे रही थी। तो ऐसा करते करते तो मेरी देवरानी है जो, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। तो उसका एक मामा का लड़का था, तो उसने उसके साथ, वो भी डिवोर्सी था, उसकी भी 2 मैरिज हो चुकी थी। दोनों वाइफ उसकी नहीं रह पाई उसके साथ, जैसा भी रीज़न वो लोग बताते हैं, पर नहीं रह पाई। तो उसके साथ मेरी देवरानी ने मेरी मम्मी से बात करी, तो उसके साथ मेरे रिश्ते की बात चलाई। वो लोग तो एकदम से तुरंत ही रेडी हो गए, हम बच्चों को भी अपना लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़का तो बस दिन रात कॉल किया करता था, पर पता नहीं क्यों मेरा भाई, मतलब मेरे को ना नहीं अच्छा लगता था, मेरे को उसकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों। मतलब एकदम अजीब लगता था मुझे उससे बात करने, बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल भी उससे, मैं बोली मैं दुनिया की किसी भी लड़के से शादी कर लूँगी, पर मैं इसके साथ नहीं करना चाहती हूँ। कुछ उसकी हरकतें भी इस तरह की थी, पर मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा दबाव था, तो मैं क्या ही बताऊँ। मेरी मम्मी मेरे को यहाँ तक दबाव डालने लगी कि घर से लाश निकलेगा मेरा, मैं जहर खा लूँगी, तेरे को जो करना है जाके वो कर, अगर तू उससे शादी नहीं करी तो। इस तरह का मेरी मम्मी का इस कदर दबाव था मेरे ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती जा रही थी। पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी। मैंने बहुत सारे कोचेस से बात करी, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, लेकिन थोड़ी बहुत जो मुझे मिलते थे, मैंने उससे अपने महीने भर के खर्चे को भी इग्नोर कर कर के मैंने उनके क्लासेस लिए, 2-2 हज़ार के क्लासेस लिए, महीना 21 दिन के क्लास लिए, एक दिन का सेशन लिया। मैंने बहुत ट्राई किया, पर उन लोगों से मतलब सब अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव करो, ये करो, ठीक है वो लोग अच्छा बताते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर नहीं हो पा रहा था मेरे से। और मेरी लाइफ में एक लड़का था जो मेरा पहले से फ्रेंड था, वो मतलब मेरे स्कूल लाइफ से वो मुझे पसंद करता था, पर हम बात उतनी नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद वो फेसबुक से मेरे ऐसे संपर्क में आया, तो फिर हम लोग बात करने लगे, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए सपोर्टेड था। और
वो ना मेरे को बिल्कुल मेरे हस्बैंड की नेचर का लगता था, और मेरे बच्चों से भी प्यार करता था, मुझसे भी बहुत प्यार करता था, और मुझे इमोशनली उसने बहुत सपोर्ट किया था। धीरे धीरे मैं अपने मन में बनाती गई कि मैं, पहले तो मेरे को लगता था कि कुछ भी होगा वो मेरे से इतना प्यार करता है कि वो मुझे तो अपना ही लेगा। पर जैसे ही मैंने ऐसा बारी आया कि मेरी शादी किसी और से होनी है, वो पीछे हट गया। वो बोलता है तुम भी शादी मत करो, मैं भी शादी नहीं करूँगा, तुम ऐसे बोल दो, तुम ऐसे बोल दो, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूँगा, हर सिचुएशन में दूँगा। पर ऐसा रिश्ता थोड़ी चल सकता है समाज में। मैं तो बच्चे की माँ हूँ। मैं कुंवारे लड़के के साथ, वो कुंवारा था, सिंगल था और कुंवारा भी था, उसकी मैरिज नहीं हुई थी। तो ऐसा रिश्ता समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मेरे को मेरे बच्चों की भी परवरिश करनी थी, तो ऐसा रिश्ता मैं नहीं रख सकती थी। फिर भी मैं बात करती थी उससे, और मैंने उसको भी मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश करी। और मेरे मन में मैं उसके बाद ये सब करते करते मेरे को मतलब मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखा करती थी, सबकी खाली ना वीडियो देखती थी, ऐसा कर लूँगी वैसा कर लूँगी, बस सोचती थी। तो कभी भी ना भटकना नहीं चाहिए, एक के ऊपर ट्रस्ट करो, एक के ऊपर ट्रस्ट करो, और ब्लाइंडली उस पर भरोसा करो, वो जो कहते हैं ना वो आप करो। उसके बाद मुझे अक्टूबर के माह में मेरी शादी की डेट पक्की हो गई थी, दिवाली के बाद की, तुलसी विवाह के बाद की 18 तारीख की। तो उसके 15 दिन पहले मुझे हर्ष भाई की वीडियो मिली। मैंने 2-4 वीडियो भाई के देखे, मुझे कुछ अलग लगा, अलग सा कॉन्फिडेंस फील हुआ भाई के साथ। मुझे उनकी आवाज़ से इतना मोटिवेशन मिलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी वीडियो देखना। उनका वीडियो देखती थी ना तो मुझे लगता था कि सब कुछ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद फिर जब सरकमटेंस देखती थी अपने सामने तो फिर से मैं नेगेटिव हो जाती थी। पर उस टाइम पे मैंने भाई को इंस्टाग्राम में से मैंने उन्हें मैसेज किया, भाई मुझे आपसे पर्सनल सेशन लेना है, तो आपकी फ़ीस क्या है? तो फ़ीस तो थी ज़्यादा, पर मेरे पास नहीं थे पैसे उस टाइम पे। तो फिर मैंने भाई को बोला, भाई को मैंने मैसेज किया। उस टाइम पे भाई खुद ही रिप्लाई करते थे, उनका असिस्टेंट नहीं था। जब मैंने फर्स्ट बार भाई को मैसेज किया तो भाई ने मुझे कहा कि मैं बोली भाई मेरे को आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है, भाई प्लीज़ आप मेरे से बात कर लो, पर मेरे पास ना उतने पैसे नहीं है, मेरे पास कम है, तो आप मेरे से 30 मिनट ही बात कर लेना। तो भाई ना तुरंत ही रेडी हो गए, और उन्होंने ना 10 मिनट के अंदर मुझे सेशन दिया। और वो कहने के लिए बस 30 मिनट था, पर जब तक मैं बोलती रही तब तक भाई सुनते रहे, और मुझे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया भाई ने। और उन्होंने मुझे समझाया कि टाइम मैटर नहीं करता, टाइम क्रंच मैटर नहीं करता, वो हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के ऊपर होता है कि हम कितनी जल्दी अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं उस चीज़ के लिए। पर भाई ने बोला 15 दिन इनफ है आपकी। मैं बोली भाई मुझे अभी शादी रोकनी है अपनी, मैं उस लड़के से नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उस लड़के को उससे मैं शादी करना चाहती थी। तो भाई ने मुझे बताया उस टाइम पे कि सेल्फ लव के लिए और अपने ऊपर काम करने के लिए। पर वो सबसे ज़्यादा ना मेरे शादी का डेट पक्का हो गया था, तो भाई ने तो बताया उस टाइम पे, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरा ना सबसे ज़्यादा फोकस मेरे डर पे था कि कहीं मेरी शादी हो ना जाए, कहीं मेरी शादी हो ना जाए। उस लड़के को मैनिफेस्ट करने से ज़्यादा मेरा फोकस था कि कहीं मेरी शादी ना हो जाए उस लड़के के साथ जिससे मैं नहीं चाहती हूँ। तो फिर, और जिससे मैं चाहती थी ना उससे मैंने मैनिफेस्ट भी कर लिया था। पर पता है जिस दिन मेरी शादी थी ना उसके जस्ट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हम लोग जहाँ पे शादी होनी थी वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, शादी का सब कुछ हो गया। 1 दिन पहले वो बोल रहा ठीक है तू आ जा मेरे पास, मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तेरे को लगता है कि हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे तो हम लोग कर लेंगे। पर मैं नहीं आ पाई, समाज के रीति रिवाज को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, अपने मम्मी पापा का इज्जत देख के, हुआ उन लोगों का इज्जत देख के मैं नहीं आ पाई। मैंने उससे भी मैनिफेस्ट कर लिया था। और उस लड़के की ये प्रॉब्लम थी कि उसकी खुद एक विधवा बहन है, एक भांजी है, बड़ा भाई है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, पापा बेड पे हैं, बहुत बीमार है, और मम्मी है, और वो खुद भी ना बहुत ही जिम्मेदार लड़का है अपने घर का। तो और उसकी ना छोटी सी जॉब थी, तो उसकी सैलरी वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी। तो उसका ये भी था कि मान लो मैं छोड़ के आ भी जाता हूँ अपने पेरेंट्स को,
पर मैं इतनी सैलरी वो खुशी में तेरे को और तेरे बच्चों को नहीं दे पाऊँगा, तो मेरे क्या मतलब शादी करने से। मैं उसके साथ हर सिचुएशन में रहने को तैयार थी। मुझे लगता था ना कि मैं वो बस मेरे से शादी कर ले, मैं उसके बाद हम दोनों मिलके सब कुछ कर लेंगे, मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूँगी, मैं ऐसा सोचती थी। पर वो ये सब चीज़ें नहीं मानता था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बोलता है मैं तुमको खुशी नहीं दे पाऊँगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं दे पाऊँगा, तो क्या मतलब होगा, कल को फिर दोनों के बीच में दरार आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसे करके। लेकिन बाद में वो तैयार हो गया, पर मैं नहीं जा पाई। जब मेरी शादी किसी और से हो गई, मेरी शादी मेरे देवरानी के भाई से, उसके मामा के लड़के से, तो फिर भी मैं इससे बात करती थी, ये मेरे सपोर्ट में रहा हमेशा। मैं वहाँ थी। एक दो दिन तो मेरे को समझ में नहीं आया, पर सब अच्छे लग रहे थे, सब अच्छे लग रहे थे मेरे को। सासू मम्मी ननंद लोग सब अच्छे लग रहे थे, मेरे बच्चे भी थे। उसके बाद धीरे धीरे उस लड़के का नेचर पता चला मुझे। वो मुझे बहुत ज़्यादा फिज़िकली टॉर्चर करने लगा, और कोई मैच्योरिटी नहीं था उसके अंदर। उसको कोई चीज़ समझाने से भी समझ में नहीं आता था। उसको ना कोई फ्यूचर का टेंशन था, ना बच्चों का टेंशन, ना मेरा टेंशन, कुछ नहीं। बस हा हा ही हंसी मजाक ये वो, मतलब मैं बता, अजीब सा लड़का था वो, अजीब था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, और ना तो वो मेरे बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था, और ना मेरी कर रहा था। यही सब सोच के मेरे मम्मी पापा उससे मेरी शादी किए थे। पर उसने मुझे और भी ज़्यादा एकदम से, बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे हालत में हो गई ना कि मैं, मतलब मेरे पास 10 रुपये नहीं रहता था। ऐसे सिचुएशन में वो लड़का मेरे को ले आया था। उनके यहाँ का रिवाज था, सिर्फ घर में खाओ पड़े रहो, जो लाना है हम ला के देंगे, और बाकी तुमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसा टाइप का उसके घर का। मेरे बच्चों को ऊपर नहीं बैठना है, नीचे बैठना है, टीवी नहीं देखना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं पहनना। मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे चला गया, उसमें एक केक तक वो लोग खरीद के नहीं दिए, बस उनका सेवा करो। फिर भी मैं अपने तरफ से 100% दे रही थी, पर वो लड़का मेरे को ना बीमार कर दे रहा था। ऐसा मेरे साथ करता था ना, वो कहीं नहीं जाता था, दिन भर घर में रहता था, और घर में बस मेरे को परेशान करता रहता था। मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी। मैं मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके, मेरी बहन को फ़ोन करके, वो लोग ना मेरे से डरने लगे थे। मेरी बहन आज बताती है कि मैं डरने लगी थी कि दीदी का फ़ोन ना आ जाए, कहीं उसका फ़ोन ना आ जाए, फिर वही सब बात करेगी पागल जैसे। मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं सुसाइड कर लूँगी उस लड़के के साथ। तो एक बार मैं अपने मायके गई, फिर मेरे मम्मी पापा मेरे को ज़बरदस्ती भेजे, बोले वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समझाएंगे, ये है वो है। सेकंड बार फिर गई, फिर उन लोग का तो और भी ज़्यादा मतलब नाटक हो गया। तो फिर मैं दोबारा आई, तो फिर मैं नहीं गई। पर जिसको मैं पसंद करती थी वो मेरे संपर्क में था, पर पता नहीं मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, या मेरे लिए जो अच्छा था वो मुझे मिला है। तो एक लड़का मेरे को शादी.com में मिला था उसी टाइम पे, जब मेरे शादी की बातें चल रही थी। उसी समय एक लड़का था, बंगाली था वो, और अकेला है वो, उसके मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला है, जॉब करता है। अब बहुत अच्छा था वो। कुछ दिन तक उससे बातें हुई, मेरे मम्मी पापा को भी अपने मम्मी पापा जैसा पापा पापा मम्मी मम्मी करता रहता था। पर पता नहीं उस टाइम पे उसको क्या हो गया, वो अचानक से ना गायब हो गया। ना हमसे कोई बातचीत हुई, मतलब ऐसा कुछ गलत, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, कुछ भी नहीं। तो वो गायब हो गया। और ऐसा भी नहीं कि उसने मुझे ब्लॉक किया, उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, बाकायदा उसे कॉल जा रहा है, उसे मैसेज जा रहा है, वो रीड भी कर रहा है, पर वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। पर धीरे धीरे करके मैं और मम्मी, हम लोग उसको अपने दिमाग से निकाल दिए। फिर इधर ही शादी हो गई मेरी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, अचानक से उसका नंबर रह गया होगा मेरे मोबाइल में। तो एक दिन अचानक से ना मुझे मेरे मोबाइल पे उसकी स्टोरी दिखी, तो मैंने उसे देखा। फिर मुझे लगा रिप्लाई तो करता नहीं है, पर मैं इससे हाय लिख के भेजती हूँ। तो मैंने उसे हाय लिख के भेजा, तो उसने रिप्लाई किया मुझे। तो फिर हमारी बात हुई, तो उसने मुझे पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो मैंने कहा हाँ। मैंने भी उससे पूछा, तो उसकी नहीं हुई थी। हमारी बातचीत होती गई, मैंने सारे सिचुएशन बताए उससे। तो फिर धीरे धीरे करके पहले तो हम फ्रेंड बने, फिर ऐसे धीरे धीरे बात करते करते ना वो मुझे अच्छा लगने लगा। तो फिर उसने मुझे शादी के लिए कहा, और कुछ दिन तक मुझसे बातें करी। उसके बाद वो फिर से गायब हो गया।
फिर वैसा ही जैसे पिछले बार उसने किया था, कॉल मैसेज सब जा रहा है उसके पास, उसने ब्लॉक नहीं किया है मुझे, पर वो रिप्लाई नहीं करता था। हो सकता है ये हम मेरा एक नेगेटिव बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स उस टाइम का मेरे मन में रहा होगा, तो वो बार बार हो रहा था। उसके बाद मुझे पता नहीं, हम लोग को ना एकदम से हम लोग वो हो गए थे कि इतना अच्छा लड़का था, ये था वो था, और इतना मतलब ना, जब वो अभी मेरी लाइफ में आया ना, मेरे बच्चों की एक छोटी से छोटी चीज़ को, ज़रूरतों को वो पूरा कर रहा था, मेरी सारी बातों को सुनता था, इतना बिजी होने के बाद भी सारी बातों को अंडरस्टैंड करता था। फिर उसके पता नहीं उस ऐसा करता था ना, तो भी उसके ऊपर ना गुस्सा नहीं आता था, पता नहीं क्यों। वो कुछ ना कुछ, फिर जब हम लोग ना उसके पीछे, मैं और मेरी मम्मी कैसे भी करके पैसे वैसे का इंतजाम करके हम लोग उसके पीछे आगे, जहाँ वो रहता है, वो गुजरात में रहता है, गुजरात में जॉब करता है, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हम बहुत दूर आ गए, हम उसका कुछ भी पता नहीं था, उसका नाम, सिर्फ मुझे ये पता था कि वो किस फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ का प्लांट इंचार्ज है। तो हम लोग वहाँ पे आ गए। वहाँ पे हम लोग सीधे ऑटो वाले को लेके गए। उसके बाद वहाँ पे वो हमको मिला, और वो मेरी मम्मी को नहीं देखा था, मुझे देखा था, मुझे फ़ोटो में देखा था। तो हम लोग सामने कभी नहीं मिले थे, तो फिर वो मुझे पहचाना, मम्मी को नहीं पहचाना था। फिर वो हम लोगों को अपने घर पे लेके आया, फिर बताया, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, बहुत बिज़ी रहता है वो। अपने घर पे लेके आया, सब कुछ अच्छा, अपने से ही बोलता है, मम्मी अब शादी का क्या करना है, ये है वो। हम लोग 4-5 दिन रुके। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा, उसका बिज़ी शेड्यूल चल रहा था, तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रहा था हम लोग को, पर रहे। फिर सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर हम लोग बोले, हम लोग बच्चों को छोड़ के आए, हम दोनों बच्चों को मैं मेरे पापा के पास छोड़ के आई थी। तो फिर उधर उनका भी टेंशन हो रहा था, तो फिर हम लोग फिर चले गए। उसने ही टिकट विकेट सब बनवा के दिया हम लोगों को जाने के लिए, फ़ोन कर रहा था। फिर बहुत दिन तक फिर हमारी बात होती, उसके बाद फिर वो गायब हो गया। मतलब मन में कहीं था ना कि कहीं ये फिर से फ़ोन नहीं उठाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बात नहीं करेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। एकदम पूरी तरीके से उसके ऊपर आश्रित हो गए थे हम लोग एकदम से। ये हमारी गलती है। एकदम से उसको ना लग रहा था कि इसके आगे अब कुछ है ही नहीं, वही रहेगा तभी हमारी ज़िंदगी चलेगी। फिर मुझे ना बहुत गुस्सा आया। मैंने भाई से भी पूछा, भाई ऐसा ऐसा है, तो भाई ने मुझे कहा, वो सब चीज़ छोड़ के आप, भाई को मैं एक बार फिर से कांटेक्ट की, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया अपना व्हाट्सएप का, और आपको जब जो पूछना होगा वे एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकती हो। तो भाई ने मुझे अपने क्लासेस भी दिए, और मेडिटेशन वगैरह सब कुछ भाई ने मुझे कराया अपने साथ ग्रुप में। मुझे हमेशा, मैं जो पूछती थी हर चीज़ का भाई मुझे हमेशा रिप्लाई करते थे। बिज़ी रहते थे ना, जब टाइम मिलता तो मुझे तुरंत ही भाई रिप्लाई करते थे। वैसे तो ज़्यादा कभी ऐसा हुआ नहीं, वो हमेशा मुझे तुरंत ही रिप्लाई किए हैं 5 मिनट के अंदर। उसके बाद भाई ने मुझे कुछ चीज़ें मैं उनसे पूछती थी, तो फिर भाई ने मुझे पर्सनल एक स्क्रिप्ट करके दिया। भाई को सब कुछ पता था मेरी लाइफ के बारे में। उन्होंने मुझे पूरी मेरी लाइफ के ऊपर एक स्क्रिप्ट बना के दिया व्हाट्सएप पे, कि इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको लिखो। पर भाई को मैंने कहा, भाई मुझे लिखना पसंद नहीं है। तो भाई बोले, लिखना पड़ेगा, पढ़ेंगी तो भी अच्छा है, पर लिखेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मैं लिखती थी, एक बार ही लिखती थी दिन भर में, और मैं उसको पढ़ती भी थी, तो वो भी मैं करती थी। अब पता नहीं मेरे पास कहाँ ना कहाँ से पैसे आ जाते थे। मेरी जो मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ना, तो कहीं ना कहीं से मेरे पास आ जाती थी, उतने ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ मेरा काम नहीं रुकता था, ऐसा चल रहा था। फिर मुझे लगा मैं उस लड़के को मैनिफेस्ट कर, तो मैंने भाई का वो अफर्मेशन जो एकदम से मिरेकल की तरह काम करता है, कि वो मुझसे शादी करने के पीछे पागल है, वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये अफर्मेशन मैंने अपने वॉइस पे रिकॉर्ड किया, और मैं इसे रात भर सुनती थी, दिन में भी जब टाइम मिले सुनती थी, और मैं इसे बोलती रहती थी। अब मुझे थोड़ा टाइम लग गया उसको मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती थी। कभी कभी ना, जैसे एक दिन तो बहुत भूत चढ़ गया कि आज मैं दिन भर करूँगी, उस दिन किया, फिर दूसरे दिन नहीं किया, फिर किसी दिन 5 मिनट किया, किसी दिन 10 मिनट किया, ऐसा करके मैं एकदम परसिस्ट नहीं रह पाती थी, पर मैं करती थी। और मैंने 2-4 सब्लिमिनल भी सुने हैं, इंग्लिश वाले। मुझे लगता था पता नहीं इंग्लिश तो मुझे उतनी समझ में नहीं आती है, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा, पर
मैंने उसमें कमेंट्स करके पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि सब काम करेगा, बस बिलीव होना चाहिए। तो मैंने उस अफर्मेशन से, मैंने उस सप्लीमेंट से भी कुछ अफर्मेशन निकाल के उससे भी मैंने पढ़ना शुरू किया, और इस लड़के के बारे में मैंने अच्छा सोचना शुरू किया। मतलब कोई भी सरकमटेंस हो, मैंने सिर्फ इसके बारे में ना अच्छा सोचना शुरू किया। अच्छा कि वो मुझसे दिन रात बात करना चाहता है, उसको सिर्फ मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता है। उसके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, दिन ब दिन हमारे दिल में प्यार बढ़ता जा रहा है। हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं। वो जब सांसें लेता है उसको मेरी ही खुशबू आती है, हर जगह उसका पीछा करती है। उसके दिलो दिमाग में 24 घंटे सिर्फ मैं ही रहती हूँ। वो जहाँ देखता है उसे मेरा ही नाम दिखता है। वो जब भी सोचता, वो चाह के भी मुझे भूल नहीं पाता है। उसे हर जगह मेरी खुशबू आती है। ये सारे अफर्मेशन में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ फॉलो किया है। और कुछ मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन भी मैं करती थी, जैसे भाई ने मुझे बताया था लाइफ की हर एक एरिया के लिए, माई लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, माई लाइफ इज़ सो अमेजिंग, माई लाइफ इज़ सो परफेक्ट, माई लाइफ इज़ सो ईजी, और एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट, आई एम बेस्ट, आई डिज़र्व बेस्ट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये सारे अफर्मेशन मैं किया करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही अफर्मेशन करती थी, यही जो मैंने पहले बताया। और वो मुझसे शादी करने के पीछे पागल है, ये अफर्मेशन तो मैं बहुत ही ज़्यादा करती थी विथ नाम। ये मैं नाम नहीं बता रही हूँ आप लोग को, पर मैं उसके नाम के साथ ये सारी चीज़ें अफर्म करती थी। और विश्वास नहीं करेंगे, जब बीच में उसके मैसेज आते थे, कॉल आते थे, फिर वो गायब हो जाता। पर मुझे ना फ़र्क पड़ना बंद हो गया इसकी ऐसी हरकतों से। बस लगता था बस मुझे करना है, होगा कैसे नहीं करके मानेंगे, भाई ने ही सिखाया है, होगा कैसे नहीं करके मानेंगे। तो मैं बस ना लगी रहती थी, चाहे वो बात करे चाहे मत करे। और मैं सोच ली थी कि मैं एक टाइम क्रंच भी दे दी थी, मतलब डेट नहीं, पर हाँ इतना टाइम तक अगर आया तो ठीक है। कितने दिन से बोल रहा था मैं, मतलब मुझसे ना मुझे मैसेज करने लगा, कॉल करने लगा, अपने आप मुझे पैसे डाल दिया करता था कि तुम्हारे मोबाइल का किस्त आ रहा है, अपने से मुझे रिचार्ज कर दिया करता था, अपने बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस डाल दिया करता था। मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अपने आप याद कर के। जो लड़का मुझसे भाग रहा था, मुझे इग्नोर कर रहा था, वो ये सारी चीज़ें करने लगा। और बस टिकट नहीं बनवा रहा था मेरे आने के लिए, हमारी शादी की। हाँ मैं तो तुम्ही से शादी करूँगा, तुम्ही से शादी करूँगा, बस करता था। और मैं यही बोलना शुरू की, और पता है मुझे ये अफर्म करते करते ना दिखने लगा, मेरी मांग में सिंदूर दिखने लगा उसके नाम का, और वो दिखने लगा मुझे उसके घर पे। मैं जब भी अफर्मेशन करती थी ना कि वो मुझसे शादी करने के पीछे पागल है, वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मैं उसे एकदम, मुझे इतनी खुशी मिलती थी ना ये अफर्मेशन करती थी। बस लगता था कि बस ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो मेरे पीछे पागल हो रहा है। अब वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, पर मुझे फील होता था। और फिर उसने मेरी टिकट बनवाई 3rd AC पे, और आज आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं उसकी वाइफ हूँ। आज मैं उसकी वाइफ हूँ, हम दोनों शादी कर लिए हैं, और 1 वीक हुई है हमारी शादी को, और हम लोग बहुत खुश हैं साथ में। अभी हम लोग 2 जन ही हैं यहाँ पे, बच्चे मम्मी पापा के पास है। नेक्स्ट ईयर हम लोग उनको भी यहाँ पे ले आएंगे, हम लोग अच्छे से सेटल हो जाएंगे, इनका कहना है। बाकी वो यहाँ से सारी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं मेरे बच्चों की और मेरे मम्मी पापा की भी। और आज वो मेरे हस्बैंड हैं, तो मैंने इस तरह से उनको मैनिफेस्ट किया, और मैंने मेरे मम्मी पापा का भी बिहेवियर बदला। जो मेरी मम्मी इस तरह से मेरे साथ बिहेव करती थी, मैंने मेरे मम्मी पापा के बारे में बोलना शुरू किया कि मेरे मम्मी पापा इस वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी पापा हैं, और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है, और मुझे हमेशा फेवर करते हैं, हमेशा मतलब मैं जो चाहती हूँ वही मेरे मम्मी पापा करते हैं, उसी में मेरे मम्मी पापा खुश रहते हैं। ऐसे करते करते मेरी मम्मी के साथ मेरा फिर से वैसा ही रिश्ता हो गया। मेरी बहन तो हमेशा से मेरे ही फेवर में थी, मेरे पापा भी, बस मेरी मम्मी का बिहेवियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, तो मैंने मेरी मम्मा का बिहेवियर भी मैनिफेस्ट किया।
और छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करी। मुझे वो दूसरी वाली मैगी ला के रखते थे, वो मुझे पसंद नहीं था, तो मैं सोचती थी मैं बोलूँगी ये मत लाइएगा। दूसरे दिन वो खुद ही अपने से वो येलो कलर वाली मैगी लेकर आए मेरे लिए। और एक दिन मैं रील्स देख रही थी वो निकिता वाली, तो उस पर आइसक्रीम था, तो वो आइसक्रीम वही मेरे को घुमाने लेके गए थे, तो खिलाए थे। तो मुझे मन कर रहा था कि आज मैं बोलूँगी कब लेके जाओगे मुझे वाली आइसक्रीम खिलाने के लिए। तो मैंने उनको नहीं बोला, पर रात में किसी काम से उनको 5 मिनट के लिए बाहर जाना था, तो बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या बाहर से। तो मैं बोली कि नहीं। तो फिर बोलते हैं, खुद से बोलते हैं आइसक्रीम खाना है तुमको। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मेरे लिए आइसक्रीम लेके आया और सेम वही आइसक्रीम लेके आया मुझे। तो अनकॉन्शियसली मैंने इसे मैनिफेस्ट किया। और अब मेरी जैसे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो आज कम से कम इतना है कि मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर पा रही हूँ। और मैं किसी भी चीज़ के लिए बोलती हूँ ना, तो वो मेरे को मना नहीं करते हैं, तुरंत रेडी हो जाते हैं, हाँ ठीक है ले लो। और बोल रहे हैं मैं अच्छा सा अपने हिसाब से देख लो तुम्हारे लायक जॉब, तो मैं तुम्हारा जॉब भी लगवा दूँगा ऐसे। और हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है हमारा रिश्ता। मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ थोड़ा कम रोमांटिक है, पर जब मैं इतनी बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं उनको भी अपने अकॉर्डिंग बना ही लूँगी। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलनी है तो मैं ठोक पीट के बना ही लूँगी वो चीज़। और फिर मेरे भाई हर्ष, वो तो मेरे साथ हैं ही मुझे गाइड करने के लिए, उनके रहते तो किसी भी चीज़ की मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो मेरे वो ससुराल वाले हैं ना, जहाँ पे मेरी उधर पे मैरिज हुई थी, तो वो लोगों को मैं हमेशा उनके साथ भी रहती थी ना, तो मैं यही बोलती थी वो लोग मेरी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो लोग कौन है मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, होंगे कोई बट मैं नहीं जानती हूँ वो लोग कौन है। उनको मैं टोटली इग्नोर करती थी। 3D में कुछ भी होना उसे इग्नोर करो। हाँ और ये बात है, आपको जो चाहिए उस पर फोकस करो, उसको परफॉर्म करो। जो नहीं चाहिए उस पर फोकस मत करो। और मेरी शादी उधर इसलिए हो गई कि मैं डर पे फोकस कर रही थी कि मेरी शादी कहीं हो ना जाए, तो मेरा डर मैनिफेस्ट हो गया क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस उस पर था। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जो चाहिए उस पर फोकस करो, जो नहीं चाहिए उस पर नहीं। उसको एकदम सोच लो कि वो है ही नहीं, वो खुद अपना उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। आज मेरी उस शादी की वजूद ही ख़त्म हो गई है, कोई वजूद नहीं है, सब मेरे फेवर में है, कोई वजूद नहीं है उस शादी की। बहुत लोग तो जानते भी नहीं कि मेरी उधर शादी हुई थी। और ये लड़का जो मुझसे शादी किया है ना, ये सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी किया है। और पता है यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, ना सास का, ना ससुर का, ना ननद का, सिर्फ हम लोग 2 लोग रहते हैं। अपने मर्ज़ी से खाना, अपने मर्ज़ी से पहनना, अपने मर्ज़ी से सोना, अपने मर्ज़ी से उठना, जब मर्ज़ी जो करना। ऐसी लाइफ तो मैं ख्वाबों में देखा करती थी, जो मुझे कभी नहीं मिली, आज मिल रही है। और इसको मैं और भी ज़्यादा बेस्ट बना दूँगी। क्योंकि हाँ एक अफर्मेशन में ये भी बोला करती थी, भाई ने बताया था, और भाई ने स्क्रिप्ट में भी मुझे सबसे ऊपर यही अफर्मेशन लिखा था, आई एम पावरफुल क्रिएटर। क्योंकि हम अपनी रियलिटी के खुद गॉड हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं जो हमारे साथ है। मैंने जो शुरू में बताया था कि मैंने खुद क्रिएट किया था अपनी लाइफ में ये सारी सिचुएशन। और ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा था मेरा इनके साथ, मेरे जो अभी हस्बैंड हैं, तो हमारा ही लिमिटिंग बिलीफ से ये था कि वो गायब हो जाते हैं, बार बार कॉल नहीं उठाते हैं, बार बार कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो वही चीज़ हो रहा था। फिर मैं जस्ट उसके अपोजिट बोलने लगी कि वो दिन रात मुझे कॉल मैसेज करते हैं, दिन रात नॉन स्टॉप मुझे कॉल मैसेज करते हैं, डेस्परेटली मुझे कॉल मैसेज करते रहते हैं। सॉरी हाँ मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है, पर ये अफर्मेशन है तो मैं सब बोला करती थी, तो आई होप आप लोग समझ जाएंगे। वैसे तो मैं लगता है कि सब कुछ बता दी हूँ शुरू से लेकर अंत तक। और ये मत सोचिएगा कि मेरी शादी को लेकर हर इंसान को खुश रहने का हक़ है, अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है। लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं होती, आप जहाँ से चाहें वहाँ से शुरू कर सकते हैं। हर किसी को खुश रहने का हक़ है अपनी लाइफ में। सेल्फिश मत बनो, पर हर किसी को खुश रहने का हक़ है।
ये सब में मैं यही कहूँगी कि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे कंटेंट देखे, पर कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन भाई ने मुझे इतने आसानी से समझाया, इतने अच्छे से मुझे गाइड किया कि मैं आज यहाँ पे हूँ। आज मैं हैप्पीली मैरिड हूँ अपने पसंद के इंसान के साथ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और भाई तो बेस्ट है। इसलिए भाई का बहुत 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 सारा थैंक यू भाई, बहुत सारा थैंक यू। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी, और मैं और भी चीज़ें आगे मैनिफेस्ट करने वाली हूँ, और बहुत जल्दी होने वाला है। मैं फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड भी बनने वाली हूँ, तो मुझे लगता है ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और मुझे और भी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अभी। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई। आप बेस्ट हो, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन में ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमको ज़बरदस्ती खुद को खुश रखना होता है, ज़बरदस्ती ये करो वो करो, नहीं हो पाता है। पर लॉ ऑफ अजम्पशन में हमें परसिस्ट रहना होता है। चाहे तुम कुछ भी फील करते हो, कुछ भी फील करते हो, निगेटिव हो, दुखी हो, रो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और रोबोटिक अफर्मेशन तो मैजिक की तरह काम करता है, और इतनी जल्दी माइंड रिप्रोग्राम होता है आपका। मैं रोबोटिक अफर्मेशन ही करती थी, पर मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं था कि मुझे इतने टाइम करना। मुझे जब मन करता था ना, मैं तब करती थी। तो अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो ना, तो खुद आपकी फीलिंग बदल जाएगी। इसमें करना होता है ना, जब आप अपने विश के लिए नेगेटिव फील कर रहे हो, आप तुरंत उसे फ्लिप करो, जस्ट उसके अपोजिट बोलो, जस्ट तुरंत आपकी फ्रीक्वेंसी हील हो जाएगी, तुरंत ही बदल जाएगी, तुरंत आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको ज़बरदस्ती खुश रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद विजुलाइज होने लगेगा वो चीज़, जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो चीज़ आप चाह रहे हो, आपको लगेगा ये है, एकदम नॉर्मल फील होने लग जाएगा। मुझे भी होता था ये चीज़। लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ द बेस्ट। और भाई इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं समझा सकता इतने आसानी से। और आप चाहें तो भाई से पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से भाई गाइड करते हैं। पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो भाई अपने वीडियो में सब कुछ बताते हैं। जैसे वो सामने बताते हैं, वैसे वो अपनी वीडियो में भी बताते हैं। वो हर कुछ बहुत ही अच्छे से बताते हैं, तो आप उससे भी करके मैनिफेस्ट करोगे। और मैं हर रोज़ सक्सेस स्टोरी देखा करती थी। 2-3 चैनल हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के, उनकी भी मैं सक्सेस स्टोरी देखा करती थी। और भाई की वीडियो का तो मुझे जैसे इंतज़ार ही रहा करता था कि कब भाई की वीडियो आएगी। उनकी आवाज़ सुनते ही मोटिवेशन आ जाता था। भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है भाई ने मुझे। और आगे भी मैं जानती हूँ मेरी लाइफ और भी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, और मैं भाई से गाइडेंस लेके ही उस चीज़ पे और आगे बढ़ूँगी। तो थैंक यू सो मच भाई। आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो होता अच्छे के लिए होता है, और उसको हमको बनाना पड़ता है। तो सब कुछ कर सकते हैं आप लोग, जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं उससे बाद में बता दूँगी, पर अभी इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे सारे दोस्तों को, थैंक यू सो मच भाई। आप ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी। सो ये थी इनकी जर्नी ऑफ डिज़ायर्ड मैरिज मैनिफेस्टेशन। इन्होंने इतने सारे स्ट्रगल के बावजूद भी अपनी डिज़ायर्ड लाइफ मैनिफेस्ट की। सो मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, बस इसे समझना और अप्लाई करना रहता है अपनी लाइफ में। ये एक सिंपल लाइफस्टाइल है और आप इसे बचपन से करते आ रहे हो। कई लोग इसे लाइफ की जर्नी नहीं, एक नेचुरलिटी ना लेके इसे मैजिक की तरह लेते हैं। बिकॉज मैनिफेस्टेशन तो नेचुरल है, आप तो बचपन से करते आ रहे हो। एंड जो चीज़ नेचुरल है, अगर आप उसे नेचुरल ना मान के उसे आर्टिफिशियल या आप उसे मैजिक मानोगे, तब वो डिफरेंट नज़र आती है, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। वो एक जादू जैसा लगता है जो कि आपके नेचुरल थिंकिंग के बियॉन्ड हो जाता है। इट्स नेचुरल, सो आपको इसे नेचुरली जीना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसे अप्लाई करना है।
अगर आप इनकी लाइफ की जर्नी देखेंगे सो इन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अप्लाई किया एंड देन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया। इनकी सक्सेस स्टोरी को दोबारा से रिवाइंड करके एक बार ठीक से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर था इनका एंड उसी को बस अप्लाई करते गए एंड कितना इजी है। सो आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझ चुके होंगे। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।